हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं तुम लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है डेली करंट अपडेट्स की। डेट क्या है आज? 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 2023 की करंट अपडेट्स की वीडियो में। ये जो करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है, करंट न्यूज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज देखते हैं क्या है। इंडिया फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ। ओके, तो क्या है इसमें कि इंडिया की पहली क्लोन्ड, ठीक है, जो क्लोन की गई है, क्लोन की गई है ऐसी फीमेल कार्फ। फीमेल कार्फ कौन होता है? कार्फ कौन होते हैं? देखिए, कार्फ होते हैं जो आपके गाय के बच्चे होते हैं, उनको कार्फ कहते हैं। यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, जो फीमेल बच्चा होगा, ठीक है, जो फीमेल बच्चा होगा या लड़की कह सकते हैं, उनकी होंगी गाय की, उसकी बात हो रही है। जिस गाय जो है आपकी, वो कौन सी प्रजाति की है? गिर प्रजाति की, ठीक है, देसी गिर। देसी मतलब जो हमारे देश के अंदर गिर प्रजाति पाई जाती है, उस प्रजाति की गाय है, जिसका ये बच्ची जो हुई है और क्लोन की गई है। ये मतलब ये है क्लोन की गई है। समझ गए? किसने किया है ये क्लोन? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पे है? करनाल, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। इसने ये जो है पूरा क्लोनिंग का जो काम है, इसने पूरा किया है पिछले 2 साल से। यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं पिछले 2 साल से इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे, पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, और अब इनको जाके कामयाबी मिली है जब ये क्लोन बच्ची जो है पैदा हो गई है, ठीक है। इसको बेसिकली बनाया क्यों गया है ना? इसको बनाया क्यों गया है, और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, और कौन कौन सी प्रजाति हैं गाय की। जैसे यहाँ पे गिर प्रजाति की बात हुई है, तो और कौन कौन सी प्रजाति है जिसके ऊपर ये काम चल रहा है। देखिए, एक प्रजाति तो है आपकी रेड सिंधी। क्या नाम है? रेड सिंधी। तो कौन 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 सी हो गई? गिर, रेड, सिंधी, और तीसरी कौन सी है? एक और है, उसका नाम है साहिवाल। ये 3 प्रजाति है जिनके ऊपर काम चल रहा है। गिर, रेड सिंधी और साहिवाल, जिनके ऊपर काम चल रहा है। सबसे पहले साहिवाल के ऊपर काम हुआ था, लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे, ठीक है, उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे। उसके बाद गिर के ऊपर काम किया, जो गिर क्वालिटी है, जो गिर प्रजाति है, उसके रिजल्ट काफी अच्छे आए, ठीक है। अब इनको बनाया क्यों जा रहा है, ठीक है, ये जो क्लोन्ड गाय बनाई जा रही है, फिर मतलब जो बच्चे हो रहे हैं वो बड़े होकर गाय बन जाएगी, इनको क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो मिल्क, जो दूध होता है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये जो देशी वो होती है आपकी प्रजाति गाय की, इतना दूध नहीं देती है, ठीक है। तो इनको क्लोन्ड क्यों किया जा रहा है? इनको क्लोन्ड इसलिए किया जा रहा है, इनके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, जेनेटिकल चेंजेस, जिसकी वजह से जो ये दूध देना है वो ज्यादा शुरू कर देती है, ठीक है ना। और ये क्या होगा? इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें फायदा देगा, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा दूध पहुंचेगा। जब इंडिया में ज्यादा से ज्यादा दूध जो है वो आएगा, तो क्या होगा? हम उसको अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जो लोग हैं उनके डेली के काम में इस्तेमाल हो, चाहे फिर हम दूसरे देशों को दूध को जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्लोनिंग के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से इस क्लोनिंग के ऊपर काम हो रहा है, और इसका जो पहला सक्सेसफुल रिजल्ट है वो आ गया है। ओके, अब एक चीज आपको इसमें क्या याद रखनी है, एक तो मैंने आपको क्या बताया, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ मिली हुई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ मिली है उसका नाम है उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बॉन्ड। क्या? उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बॉन्ड, जो कहां पे? देहरादून में, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये बनाया है। पिछले 2 साल से लोग, इनके जो साइंटिस्ट थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो फीमेल काल्फ जो पैदा हुई है, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है गंगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इसका नाम गंगा रखा गया है। समझ गए ना? तो इसके बारे में ये सारा कुछ है, क्यों इसको बनाया गया है, ताकि दूध जो है इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसमें कुछ जेनेटिकल चेंजेस करके और बाकी सब जो भी चेंजेस कर रहे थे वो करके एक क्लोन्ड बनाई गई है, ठीक है। क्लोन्ड कौन होते हैं? क्लोन्ड ऐसी चीज होती है कोई भी जो नॉर्मल आपका प्रोसेस होता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ना होके किसी और साइंटिफिक प्रोसेस से कुछ किया जाए और उससे बच्चा पैदा हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोन्ड। तो ये क्या है? क्लोन्ड है, ठीक है। ये जो है, जो फीमेल काल हुआ है, या फिर बछड़ी कहते हैं ना हिंदी में, वो बछड़ी जो है पैदा हुई है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो चल रही है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम चल रही है जिसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। तो स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। क्या? दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत ये जो आपका इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, पहले बात करते हैं जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, इसमें अंदर इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो गांव के बच्चे होंगे, ठीक है, जो गांव का यूथ होगा, जो रूरल यूथ होगा, उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको ट्रेंड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनकी स्किल्स जो है स्किल्स को डेवलपमेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट, क्यों किया जाएगा, ताकि उनको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल सके, ठीक है, ताकि उनको फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल सके। ये इस स्कीम का काम है। ये बेसिकली फोकस्ड किस पे, जो रूरल यंग चिल्ड्रंस है, ठीक है, जो गांव के रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो गांव के रहने वाले यंग बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनके ऊपर ये फोकस करेगी। तो उसी में कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें फोकस होगा किस पे, कैप्टिव एम्प्लॉयर्स पे। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स क्या होगा कि इसमें बहुत सारी कंपनी होगी, उनको इसका हिस्सा बनाया जाएगा, इस स्कीम से उनको जोड़ा जाएगा। वो कंपनी क्या करेंगी, वो कंपनी काम करेंगे किसके ऊपर, वो कंपनी काम करेंगी आपकी एक प्रोसेस के ऊपर जिसको बोलते हैं आरटीडी। आरटीडी मतलब रिक्रूट, रिक्रूट मतलब भर्ती करना, रिक्रूट मतलब भर्ती करना, टी फॉर ट्रेन, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग देना, और डी फॉर डिप्लॉय, ठीक है, डिप्लॉय मतलब नौकरी दे देना, कहीं पे काम दे देना, उसको कहते हैं डिप्लॉय, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी नहीं बेसिकली स्कीम के ऊपर काम करेगी ये वाली जो आपकी कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव होगा। कौन सी वाली उसके ऊपर काम करेगी स्कीम के ऊपर, आरटीडी। आरटीडी मतलब रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय के ऊपर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ जोड़ेगी, इस स्कीम के साथ जोड़ेगी। कौन सी स्कीम, की दीनदयाल उपाध्याय वाली जो स्कीम है इसके साथ जोड़ के, और फिर जो है क्या करेगी, उनको ट्रेन करेगी, जो भी बच्चे इसमें जो गांव के बच्चे होंगे उनको ट्रेन करेगी, और ट्रेन करने के बाद अपनी ही जो कंपनी होगी उसी में उनको जॉब दे देगी, ठीक है, उसी में उनको जॉब दे देगी। तो ये जो है इस स्कीम के अंदर किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड अपॉइंट्स निरंजन गुप्ता एस सीईओ। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है उसने किसको चुन लिया है, अपना सीईओ, अपना सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको चुन लिया है, निरंजन गुप्ता को, निरंजन गुप्ता को चुन लिया है अपना सीईओ, ठीक है। अच्छा, आपने हीरो मोटोकॉर्प के बारे में सुना है, हीरो मोटोकॉर्प जो है इसके बारे में आपने सुना होगा जरूर। जो आपकी हीरो की बाइक नहीं आती स्प्लेंडर वगैरह, पहले हीरो होंडा की आती थी, ठीक है, जिसमें हीरो जो थी वो तो यही कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प जिसकी हम बात कर रहे हैं। और होंडा जो है वो एक जापानीज कंपनी है, होंडा की गाड़ी भी आती है, ठीक है, होंडा की कार भी आती है, तो वो वाली होंडा एक जापानीज कंट्री है। तो इन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने बहुत पहले 1970s में एक अपना साथ में एग्रीमेंट किया था बैठ के। उस एग्रीमेंट में इन्होंने 1984 में, 70s नहीं 84 में, 1984 में दोनों ने मिलकर अपना क्या किया था, एग्रीमेंट किया था कि हम लोग जो है साथ काम करेंगे। तो हीरो जो थी उस समय पे, हीरो जो है आज आपको पता है हीरो की साइकिल भी आती है, तो हीरो जो थी उस समय पे साइकिल ही बनाती थी, ठीक है, बाइक वगैरह नहीं बनाती थी। फिर इसने क्या किया, होंडा के साथ अपना एग्रीमेंट किया, हीरो ने होंडा के साथ अपना एग्रीमेंट किया। होंडा क्या थी, जापानीज कंट्री थी और कंपनी थी, और हीरो इंडिया की कंपनी थी जो साइकिल बनाया करती थी, ठीक है। इन दोनों ने साथ में मिलके अपना एग्रीमेंट किया और 1984 से अपनी बाइक्स बनानी शुरू कर दी, ठीक है। आपने कभी हीरो होंडा की कोई कार नहीं सुनी होगी, होंडा की कार सुनी होगी, लेकिन हीरो होंडा की नहीं सुनी होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो जॉइंट वेंचर हुआ था, वो किस चीज के लिए हुआ था, खाली टू व्हीलर्स के लिए हुआ था। टू व्हीलर्स मतलब जो बाइक्स होती हैं, स्कूटी वगैरह, स्कूटर वगैरह, इन सब के लिए। तो उसके बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है जो सबसे ज्यादा टू व्हीलर बनाती है, वो कौन सी है, वो हीरो ही है इस समय पे, ठीक है, उस समय पे हीरो ही है। इस समय पे हीरो होंडा वो करती थी, लेकिन अभी अलग हो गई है, तो वो हीरो है, ठीक है। आपने इसकी बाइक देखी होंगी बहुत सारी, जैसे स्प्लेंडर है सबने देखी होगी, पैशन वगैरह, और ये सब जो बाइक है बहुत सारी बाइक है हीरो होंडा की, है ना, या फिर अब तो है वो हीरो के नाम से आने लगी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग हो गई है, ठीक है। तो इसी के नए सीईओ चुना गया किसको, निरंजन गुप्ता को, किसको, निरंजन गुप्ता को। अब इसके हेडक्वार्टर कहां है, हाँ, सबसे पहली बात इसके हेडक्वार्टर हैं नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। इसको फाउंड करने वाला कौन था, मतलब जो हीरो कंपनी थी, जो हीरो मोटरकॉर्प, होंडा की बात नहीं कर रहा मैं, जॉइंट वेंचर की बात नहीं कर रहा, हीरो मोटरकॉर्प जो है, हीरो मोटरकॉर्प जो है, इसके फाउंडर कौन थे, इसको किसने जो है फाउंड किया था, उनका नाम था पवन मिंजुल। कौन, पवन मिंजुल, इन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था, ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया, ये सारा कुछ हो गया आपका हीरो मोटरकॉर्प के बारे में। इसके नए सीईओ चुने गए हैं निरंजन गुप्ता जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये जो है आपके पवन मिंजुल, ये जो मिंजोल है, ये कौन है, ये इनके फाउंडर थे, और इस समय पे इसके चेयरमैन भी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है इस समय पे इसके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट
क्रॉस 750 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसने क्रॉस कर दिया है, कितना क्रॉस कर दिया है? 750। टोटल अराउंड डॉलर 760 बिलियन डॉलर के आसपास क्या है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 2022-23 में। 2022-23 में इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है? टोटल 760 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, तो 750 का जो मार्क था ये इंडिया ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इससे पहले अगर बात करें तो इंडिया ने 2020-21 की जो डाटा था, 2020-21 में इंडिया ने कितना 500 बिलियन डॉलर था इंडिया का। ठीक है, पिछले 2 साल में इंडिया ने कितना बढ़ा दिया है? 250 बिलियन डॉलर के ऊपर तक का बढ़ा दिया है। समझ रहे हो आप? ये इतना बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा। इस अमाउंट को जब अभी तो देखिए इसकी लिस्ट जो है अपलोड नहीं हुई है, ये जो अमाउंट है जब लिस्ट अपलोड हो जाएगी ना तो पूरी दुनिया में इंडिया जो है टॉप 10 के आसपास आ जाएगा, मतलब टॉप 10 में आ जाएगा। पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें टॉप 10 में इंडिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही लिस्ट अपलोड होगी तो उसमें इंडिया टॉप 10 में आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे ऊपर तो चाइना ही है। ठीक है, चाइना तो बहुत बाहर है, चाइना तो 3 ट्रिलियन के आसपास है इसके एक्सपोर्ट जो होते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी है उतनी तो चाइना के खाली एक्सपोर्ट है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट है ना 760 उसके बराबर उनकी जीडीपी है, जैसे या फिर कम भी है। जैसे इजराइल हो गया, बहुत बड़ा कंट्री है इजराइल, इंडिया से कंपेयर करें वैसे तो बड़ा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में फिर भी इंडिया से काफी बड़ा है। यूरोप की बहुत सारी कंट्री है जो यहाँ पे आती है, जैसे पोलैंड। ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री जैसे अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना हो गया, या फिर और बताऊं मैं आपको जैसे आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। ये सब कंट्री, अगर यहाँ पे बात करूं एशिया की बात करूं तो बांग्लादेश हो गया। तो ये सब कंट्रीज की जो जीडीपी है ना, इन सब कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है जो इंडिया के इस समय पे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। समझ रहे हो आप? चाइना की जो एक्सपोर्ट है वो हमारी जीडीपी के आसपास है, और हमारे जो एक्सपोर्ट है ये इन सब कंट्रीज की जीडीपी के आसपास है, जो टोटल जीडीपी है इनकी। ठीक है, तो जो टोटल जीडीपी। अच्छा, अब आपसे कोई पूछने लगे, आपको आप ही के मन में सवाल आ जाए कि ये जो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इनका फायदा क्या है? हाँ, ये जो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इनका फायदा क्या है? देखिए सबसे पहला फायदा क्या होता है एक्सपोर्ट बढ़ने का? जो हमारी करेंसी है या फिर हमारा जो रुपया है ना, करेंसी तो हमारा रुपया, ये जो मुद्रा होती है हिंदी में बोले तो जो हमारा रुपया है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस समय पे हमारा रुपया 82 पॉइंट समथिंग या फिर 83 आप बोल सकते हो। $1 के मुकाबले जो यूएसए का $1 है उसमें 83 के आसपास है, 83 से थोड़ा सा कुछ कम है, 82 पॉइंट कुछ चल रहा है। समझ रहे हो आप? तो क्या होगा कुछ समय में, टू बी एग्जैक्ट 82.16 रुपये। ठीक है, ये चल रहा है इस समय पे हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले। समझ रहे हो आप? देखिए कुछ समय पहले रिपोर्ट आ रही थी 82 से 85 तक भी जा सकता है ना, इतना भी गिर सकता है। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर आ रहे हैं ना, उससे क्या हो रही है रिपोर्ट जो है वो रिवर्स हो रही है। अब क्या पता चल रहा है, धीरे धीरे बोला जा रहा है कि इंडिया का जो पैसा है वो धीरे धीरे मजबूत होगा, अगले कुछ महीने के अंदर 80 हो जाएगा। ठीक है, जो पहले था अगले कुछ महीने के ऊपर वही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ, करेंसी जो है जब हमारी बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं तो करेंसी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी बात, जीडीपी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, जीडीपी को तो इसका फायदा है ही है, जब जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतनी सारे में जीडीपी को फायदा होगा। तीसरा फायदा क्या है, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो अट्रैक्ट होती है इंडिया की तरफ को। ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को देखती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंडिया में बढ़ती हैं, जिससे क्या होगा, जब बहुत सारी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो नई नई कंपनीज खुलेंगी, नई नई चीजें खुलेंगी, जहां से रोजगार उत्पन्न होगा। ठीक है, जहां से रोजगार आएगा हमारे देश के लोगों के लिए। तो ये किसके फायदा होगा, जो हमारी जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपोर्ट बढ़ कैसे रहे इंडिया में। देखिए इंडिया में जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, जो टोटल एक्सपोर्ट है ना, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के हैं। ठीक है, गुड्स मतलब जो हम सामान मैन्युफैक्चर करके बाहर बेचते हैं वो तो गुड्स हो गए, और सर्विसेज जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बहुत सारी हमारी आईटी कंपनी है, जो यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, उनका काम करती है, उनको सॉफ्टवेयर को मैनेज करती है। ऐसे जैसे अगर मैं आपको बताऊं टीसीएस बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ना, आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। दूसरी अगर मैं बताऊं इन्फोसिस, ये भी बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो ये जो सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस सब चीज का डाटा है, गुड्स और सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उस सब का ये हमारा एक्सपोर्ट है। ठीक है, अब ये इतना बढ़ क्यों गया इंडिया का, है ना, ये इसलिए बढ़ गया, देखिए जैसे जैसे चाइना से कंट्रीज बाहर निकल रही हैं, ऐसे ऐसे कहां हो रही है, बहुत सारी कंट्री इंडिया में आ रही हैं। जैसे सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा जो प्लांट है वो खोला इंडिया में। उसके बाद एप्पल का जो आईफोन 13 था, 14 था, ये इंडिया में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर तो नहीं हो रहे लेकिन इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, इनको जोड़ा जा रहा है इंडिया में। तो ये किस नाम से भेज रहे हैं बाहर जो जा रहे हैं, है ना, भेजे तो फिर इंडिया से जाएंगे। जब इंडिया में असेंबल हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, इंडिया को पैसे मिल रहे हैं, इंडिया उससे कमा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, है ना, जैसे और बताऊं, अगर इंडिया ने जो एफटीए
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे यूएई के साथ किया था अभी थोड़े दिन पहले, तो उससे बहुत इनको फायदा हुआ है इंडिया को। ठीक है, यूएई के साथ किया था, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने किया था। तो ये जो एफटीएज है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इससे भी इंडिया को बहुत फायदे हुए हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एफटीए की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इस समय पे यूके, यूरोपियन यूनियन, है ना, और कंट्री है जैसे कनाडा, ठीक है, इन सब कंट्री से ऑलरेडी बात चल रही है इंडिया का एफटीए बात करने की। ठीक है, एफटीए साइन करने की, सॉरी, बात करने के लिए, एफटीए के लिए बात चल रही है, एफटीए साइन करने के लिए। तो जब ये एफटीए साइन हो जाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा हमको फायदा होगा। ठीक है, और ज्यादा जो हमारे एक्सपोर्ट है बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया का जो टारगेट है, जो इंडिया ने अपने लिए, एक देश अपने लिए टारगेट रखता है कि ये हमको अचीव करना है, वो टारगेट हमने कितना रखा हुआ है, 2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर की बात हो रही है, 2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो अभी तो हम इससे बहुत दूर है, अभी तो हम 1 ट्रिलियन पे भी नहीं पहुंचे, अभी तो हम इससे बहुत दूर है। तो जब ये बहुत सारी चीजें होंगी और सारी कंपनी हमारे यहाँ खुलेंगी, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ठीक है, लोकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जो मेड इन इंडिया हमारे यहाँ चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, इन सब की क्या होगी, इन सब की प्रोग्रेस होगी। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, ये जो 760 बिलियन डॉलर है, इसमें हमारा इस बार डिफेंस का भी कुछ हिस्सा है। ठीक है, जो हमने डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है, पहले हम कभी नहीं करते थे, लेकिन इस बार हमने की है। स्पेस की बहुत सारी चीजें जो हमने एक्सपोर्ट की हैं, अब स्पोर्ट्स में जो हमारा स्पेस है उसमें क्या एक्सपोर्ट किया है हमने, इसमें सर्विसेज बहुत सारी, हम बहुत सारी कंट्रीज की जो मिसाइल्स नहीं, सॉरी, जो आपकी सैटेलाइट होती है उनको लॉन्च करती है हमारी इसरो, ऐसे करके ना, तो ये सब जो सर्विसेज है ये हमने प्रोवाइड किए हैं। तो पहले हमारा इसमें इतना हाथ नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने डिफेंस के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा क्या किया है, एक्सपोर्ट सर्विसेज की है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे कोई प्रोडक्ट है उसको भी एक्सपोर्ट किया है। ठीक है ना, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, बहुत जल्दी हम जो है एफटीए जो है बातचीत कर रहे हैं, ये मैंने 3-4 कंट्री आपको बताई, तो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब साइन हो जाएगा तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो हो सकता है 2030 तक हम ये अपने टारगेट जो है 2 ट्रिलियन डॉलर का इस तक पहुंच भी जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज की लास्ट न्यूज क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान कुड डिवाइड यूके फॉर एवर। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान जो है ये यूके को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे एक समय पे यूके ने इंडिया को तोड़ दिया था, पाकिस्तान ने अलग कर दिया था, भारत एक अलग देश बन गया था। अच्छा, आपको पता है यूके जो है, आपको साइड में दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए जो यूके है ये 4 कंट्रियों से मिलकर बना है। ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, देखिए, ये यूके का आइलैंड है, यूरोप के थोड़ी सी ऊपर को पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 कंट्रियों से मिलकर बना है। ये 4 कंट्री कौन कौन सी हैं, देखिए, ऐसे टूटा हुआ है ये और ये। तो सबसे ऊपर वाली है स्कॉटलैंड, ये है आपकी इंग्लैंड, ये है आपकी वेल्स, और ये जो है ये है आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन 4 कंट्रियों से मिलकर क्या बना है, आपका यूके बना है, पूरा इन 4 कंट्रियों से मिलकर। तो इसमें जो एक कंट्री है कौन सी, स्कॉटलैंड, जो ऋषि सुनाक इस समय पे यूके के प्रधानमंत्री है, उन चारों कंट्री के प्रधानमंत्री है। ठीक है, पूरे यूके के प्रधानमंत्री इन चारों कंट्रीज के, है ना। और जो एक कंट्री है आपकी स्कॉटलैंड, है ना, ये क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, चाहती है हम कैसे भी यूके से अलग हो जाएं। ठीक है, हम एक अलग कंट्री बन जाएं। तो यहाँ पे अभी अभी एक नए प्रधानमंत्री इनके चुने गए। ठीक है ना, देखिए पूरे यूके के प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन जो अलग अलग कंट्री है उनके भी प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि वो इनको प्रधानमंत्री नहीं बोल के फर्स्ट मिनिस्टर बोलते हैं। कौन बोलते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर। तो यहाँ पे इनके फर्स्ट मिनिस्टर चुने गए, जिनका नाम क्या है, जो इनके फर्स्ट मिनिस्टर चुने गए हैं उनका नाम है हमजा यूसुफ, उनका नाम है हमजा यूसुफ। ये है पाकिस्तान बॉर्न, ठीक है, मतलब पाकिस्तान ओरिजिन के, सॉरी, पाकिस्तान बॉर्न नहीं, पाकिस्तान ओरिजिन के, इनका पाकिस्तान मूल के हैं ये, इनका पाकिस्तान से कोई इनके दादा दादी या मम्मी पापा का कोई रिलेशन होगा। उसी तरह जो पूरे यूके के प्रधानमंत्री है वो कौन है, ऋषि सुनाक, इनके ये इंडियन मूल के हैं, है ना, भारतीय मूल के हैं। तो इसी वाली बात को लेकर इस समय पे थोड़ा मजाक चल रहा है, कहाँ पे, जो आपका सोशल मीडिया है वहां पे मजाक चल रहा है। तो उसी न्यूज को मैंने यहाँ पे कवर किया है। क्या मजाक चल रहा है, क्योंकि देखो स्कॉटलैंड अलग होना चाहती है, और यहाँ पे इस समय पे प्रधानमंत्री कौन बन गए, पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तानी मूल के एक बन गए हैं प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ। और जो पूरे यूके के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, ऋषि सुनाक, जो भारतीय मूल के, इंडियन मूल के हैं। तो इस समय पे इंडिया और पाकिस्तान ही है वहां पे। और जो देश अलग होना चाह रहा है वो भी कौन सा, स्कॉटलैंड, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के पाकिस्तानी मूल के एक आदमी है। तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है जैसा 1947 में जब भारत को अलग किया था, किसने, यूके वालों ने अलग किया था, अंग्रेजों ने अलग किया था। तो ऐसे ही उनका देश को अलग हो रहा है ना, वही कर्मा वाली बात हो रही है। तो ये वाली न्यूज आजकल बहुत चल रही है, कहां पे, सोशल मीडिया पे, मजाक के तौर पे। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे खबर की है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए आप सारा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ऐसी कोई न्यूज है जो आपको समझ में है तो क्या करना है,
ये सारी वीडियो देख के, और जो चीज आपको समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं जो चीज आपकी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।